हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और 10 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। ये आर्टिकल अच्छा है। ये दोनों आर्टिकल से थोड़े से पॉइंट निकलते हैं। इस आर्टिकल में से कुछ खास नहीं निकलता, इस आर्टिकल में से भी कुछ खास नहीं निकलता, इस आर्टिकल में से भी एक दो पॉइंट यहाँ पर निकल करके आते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले एक तरीके के डायनासोर्स की ही एक तरीके की प्रजाति जिसका नाम है स्पिनोसोर्स। ओके, कई सारे तरीके के होते हैं, सारे जानने ज़रूरी नहीं है। और डायनासोर वगैरह से रिलेटेड जो डिस्कवरीज होती हैं जनरली यूपीएससी पूछता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये पता करने की कोशिश की गई है इस स्टडी के अंदर कि ये जो आपके स्पिनोसोर्स होते हैं ये क्या पानी में भी तैर सकते थे। मतलब बहुत सारे डायनासोर हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही रहते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं आपके स्पिनोसोरस, इनको यहाँ पर कहते हैं, ये आपके वाटर सिस्टम में भी यहाँ पर रहते थे, वहाँ पर हंटिंग करते थे। उसके ऊपर स्टडी यहाँ पर हुई है। तो ये पता चला है इनकी जो बोन वॉल है, हर एक जीव के अंदर बोन होती है, हड्डी होती है, उसकी अपनी एक वॉल होती है, उसकी जो वॉल है वो डेंस है। अब ये जो डेंस बोन वॉल है ये यहाँ पर ये दिखाता है कि ये जो है वो पानी के अंदर में भी रहते थे और वहीं पर भी शिकार भी यहाँ पर करते थे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उन सब की बोन वॉल जो है वो डेंस होगी। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि डेंस बोन वॉल जो है वो मेराइन एनिमल्स के अंदर में यहाँ पर पाई जाती है। सिमिलरली पेंगुइन्स के अंदर भी इसी तरीके की बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। उनकी जो बोन की वॉल होती है वो डेंस होती है। ओके, तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि ये जो है वो पानी के अंदर भी रहते थे, वहाँ पर शिकार करते थे। ये बात सिर्फ इतनी सी जाननी हमारे लिए ज़रूरी थी। ये तैर सकते थे, इस बात को इस स्टडी के अंदर में बताया गया। दूसरा पॉइंट, ओजोन के बारे में बताया। अब ओजोन यूपीएससी के लिए है बहुत ही काम का है और ये तो आपके कोर सिलेबस का पार्ट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। जी हाँ, बिल्कुल है। अब ये ग्रीन हाउस गैस है तो सिंपल सी बात है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगी। अब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगी तो क्लाइमेट चेंज होगा। भाई ये बात तो हमें सब पता ही है। ठीक है, ये सब बात हमें पता है और यूपीएससी के लिए चीज़ें कॉमन है। इसके ऊपर कई एग्रीमेंट भी हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली एग्रीमेंट, अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी चलती रहती हैं और ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाता है, कोर सिलेबस का। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। बताया गया है कि ओजोन क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती है। भाई ये तो हमें पता ही था। ये इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में हो या अपर पार्ट में हो, किसी भी तरीके से हो, मतलब ऊपर के हिस्से में हो, एटमॉस्फेयर के नीचे के हिस्से में हो, ओजोन जहाँ पर भी होगी वो आपको क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करेगी ही करेगी। देखो, ओजोन दो तरीके की यहाँ पर होती है। एक तो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेरिकल ओजोन जो कि ऊपर की साइड पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में अपर पाई जाती है। एक होती है नीचे ओजोन जिसको कहते हैं आप टेरेस्ट्रियल ओजोन। ओके, तो ये दो, टेरेस्ट्रियल नहीं सॉरी, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इसको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गई स्ट्रेटोस्फेरिक, एक हो गई ट्रोपोस्फेरिक। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। वो अच्छी ओजोन होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है किस चीज़ से? अल्ट्रावायलेट रेज से, इसीलिए उसको गुड कहते हैं, अच्छी कहते हैं। जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो एज अ पोल्यूटेंट यहाँ पर आपका वर्क करती है, हीट ट्रैपिंग का काम भी यहाँ पर करती है। और स्पेशली जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वही आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में यहाँ पर वर्क करती है। ओके, तो फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह भी इसी चीज़ से यहाँ पर आपके क्रिएट होते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये आपके कोर सिलेबस का पार्ट है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। ये सब चीज़ें आपकी जाननी जरूरी है। अभी इसमें और ज़्यादा चीज़ें भी जाननी जरूरी है बट यहाँ डिस्कस नहीं की गई हैं, तो सिर्फ इतना ही यहाँ पर रखते हैं। कुल मिला के ये बताया गया इस आर्टिकल के अंदर कि जितना भी यहाँ पर आपकी वार्मिंग होती है उसकी 1/3 जो है वो कुल मिला के ओजोन के कारण ही यहाँ पर होती है और इस बात को यहाँ पर आपका बताया गया। जस्ट इतना जानना जरूरी था, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई पॉइंट निकल करके नहीं आते। अगला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आपको बताएगा। देखो, हेल्थ सिस्टम है, अलग अलग तरीके के हेल्थ सिस्टम है। अब कभी कभी होता है कि हम ड्रग देते हैं और वो टारगेटेड जगह पर ड्रग नहीं पहुंच पाती, मतलब जो आपको बीमारी ठीक करनी है उस टारगेटेड जगह पर ड्रग डिलीवरी नहीं हो पाती। तो ड्रग डिलीवरी को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये आपके नैनोबोट्स, इनको आप माइक्रोबोट्स कह सकते हो, ठीक, नैनोबोट्स कह सकते हो, इस तरीके के उपकरण यहाँ पर आपके जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये एक तरीके के कैप्सूल्स होते हैं जो कि पॉलीमर से बने हुए हो सकते हैं। इनकी जो परत है वो इस तरीके की होती है कि आपके शरीर में जा करके वो घुल जाएगी और टारगेटेड जगह पर जो है वो ड्रग को रिलीज़ करेगी। तो इसको कहते हैं ड्रग की टारगेटेड डिलीवरी करना। इसके ऊपर अलग अलग स्टडीज़ यहाँ पर चल रही थी। अब उसी में ही आगे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हुई है और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि जो माइक्रोबोट्स हैं, ठीक है, इनको नैनोबोट्स आप यहाँ पर कहिए, आप इसको कुछ भी कहिए, माइक्रोबोट्स, नैनोबोट्स, कुल मिला के आपको मकसद पता होना चाहिए कि डिलीवरी
जो ड्रग की डिलीवरी है वो टारगेटेड तरीके से हो, उसके लिए ये आपके डेवलप किए गए थे। ठीक, आप ये देखिए, ये वाला इमेज यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके के कुछ ये बोट्स हैं, और मान लो इस सेल में कोई प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलरली इस सेल पर ही अटैक करेंगे, इस सेल पर ही ड्रग की डिलीवरी यहाँ पर आपकी की जाएगी। इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। अब इसमें कई सारी परेशानी है। द्रव जो है वो कई तरीके का होता है। आप देखो कि ऊपर पानी है तो पानी में तैरना आसान होता है, स्विमिंग करना आसान होता है, लेकिन अगर पानी की जगह मान लो शहद भर दिया या फिर कोई हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड यहाँ पर भर दिया जिसमें तैरना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, तो आप समझो कि वो जो है आसानी से नहीं तैरा जा सकता। सिमिलरली ये आपके माइक्रोबोट्स के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी। आपका जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत छोटे होते हैं, तो अगर कम विस्कोसिटी भी है तब भी यहाँ पर आपका ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बड़ी जो परेशानी थी वो ये थी कि हमने इनको ब्लड में रिलीज़ तो कर दिया, ये आपकी टारगेटेड सिस्टम पर पहुँच भी जाएंगे, लेकिन जो पहुँचने वाला मार्ग है अगर वहाँ पर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हुई, द्रव आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। देखो विस्कोसिटी का मतलब जो है वो लोकल भाषा में गाढ़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो द्रव है वो यहाँ पर होता है, उसमें ये पार्टिकल्स यहाँ पर स्विम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्विम की प्रॉब्लम है, स्विम नहीं कर सकते उसके अंदर ये। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये स्टडी यहाँ पर हुई। अब इस स्टडी के अंदर से क्या पॉइंट निकालने हैं वो देखो आप। तो यहाँ पर जो स्टडी हुई है, इस स्टडी का एम था कि ये जो माइक्रोबोट्स हैं इनकी मूविंग कराई जाए ब्लड स्ट्रीम के अंदर ताकि टारगेट डिलीवरी हो सके। भाई टारगेट पर तभी तो पहुँचेंगे जब स्विम कर पाएंगे, जब मूव कर पाएंगे ब्लड के अंदर, लेकिन जब मूव ही नहीं कर पाएंगे तो टारगेटेड तरीके से डिलीवरी कैसे होगी। ठीक, तो उसके लिए ये चीज़ यहाँ पर देखी गई कि ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर माइक्रोबोट्स की मूविंग किस तरीके से कराई जाए। Our work has shown that it is possible to use light as a fuel। इन्होंने यहाँ पर यह पता किया कि हम लाइट के जरिए इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। द्रव के अंदर माइक्रोबोट्स को स्विम कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा? देखो ये थोड़ा डीप हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें जाने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपको बता भी सकता हूँ, आपने 11th और 12th में कि किस तरीके से जो आपके ट्रायोड हैं, डायोड्स हैं, सेमीकंडक्टर वर्क करते हैं उसके बारे में पता होगा। हम लाइट यहाँ पर आपकी डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो जाता है, एक होल जनरेट हो जाता है, फिर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रवाहित होती है, एक सर्किट यहाँ पर किस तरीके से बनता है, ये सेमीकंडक्टर का फीचर होता है। ओके, ये सब जो सिस्टम है ये सेमीकंडक्टर का फीचर होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्रिएट होते हैं। ये सब आपका 12th के फिजिक्स के सिलेबस में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सेम चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर इस तरीके से ही लागू होती हैं। तो इस तरीके से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत पड़ेगी, बट समझो कि लाइट की मदद से हम इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे। हम मूव कराएंगे माइक्रोबोट्स को इन रियल बॉडी कंडीशन, जैसी बॉडी की कंडीशन होती हैं, जितना विस्कोसिटी यहाँ पर ब्लड के अंदर होती हैं उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। विद इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी इज सेलेक्टिवली सेंसिटिव टू द कैंसर सेल। ओके, तो ये काम आप इतना यहाँ पर याद रखने की कोशिश करोगे। अब ये जो हमने नैनो बोट्स वगैरह यहाँ पर तैयार किए हैं, ये जो है 2 डायमेंशनल हैं और बेसिकली कंपाउंड्स हैं जो कि पॉलीहेप्टाजाइन इमाइड के यहाँ पर बने हुए हैं। इसको कहते हैं PHI, पॉलीहेप्टाजाइन इमाइड। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। PHI कार्बन नाइट्राइड, आप इसको जस्ट एक तरीके से देख सकते हो, PHI कार्बन नाइट्राइड के बने हुए होते हैं। ये माइक्रोबोट्स होते हैं और ये मिनिएचर हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक के होते हैं और साइज में, और ये अपने आप को सेल्फ प्रोपेल भी कर सकते हैं। और इस तरीके से जब इन पर लाइट यहाँ पर आपकी डाली जाएगी तो लाइट के द्वारा ही ये आपके सेल्फ प्रोपेल भी कर पाएंगे और जो स्विम है वो भी कर पाएंगे इन द ब्लड वेसल। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ दे स्विम। भाई मैंने आपको बताया कि PHI कार्बन नाइट्राइड्स के ये बने हुए हैं, माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। और ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, देखो जिस पर भी लाइट का असर पड़ता है उसको कहते हैं फोटो कैटालाइटिक। ओके, तो जैसे आपकी सोलर सेल वर्क करती है, ठीक है, मैंने यही बताया आपको कि 11th और 12th की जब आप बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर सोलार सेल और सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में पता लगेगा। जब इन पर लाइट यहाँ पर डाली जाती है तो किस तरीके से जो सोलर लाइट है वो आपकी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसमें कन्वर्ट होती है, तो उसी बेस पर आपका ये वर्क यहाँ पर होगा। देखो ये डीप में हो जाएगा, ठीक, अभी अगर हम चाहें तो आधा घंटा इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं, लाइट कन्वर्ट कर दी जाती है। इस तरीके से आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। भाई इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि ये स्विम कर सकते हैं ब्लड वेसल के अंदर। ये भी हम बहुत ज़्यादा डीप में पहुंच गए, आपको पता हो तो स्विम वगैरह में हमें जाना ही नहीं था, लेकिन हम फिर भी पहुंच गए, तो अब इससे ज़्यादा डीप में हम नहीं जा सकते। तो इस तरीके से आप समझो जस्ट लाइट की मदद से हम इसको यहाँ पर ये मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो
ये चीज़ें। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में साल्ट प्रेजेंट है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, माइक्रोबोट्स जो हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आयन है वो फोटो कैटालाइटिक जो रिएक्शन होगी, यानी लाइट के द्वारा जो रिएक्शन यहाँ पर हम कराने की कोशिश कर रहे हैं वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, सेल्फ प्रोपल्शन भी यहाँ पर रुक जाएगा और साथ ही साथ जो मूविंग है वो भी यहाँ पर उनकी रुक जाएगी। ओके, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई और इस प्रॉब्लम से ही जूझने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो PHI कार्बन नाइट्राइड है इसका यूज़ किया गया, वरना और भी मेटल्स या और भी मटेरियल्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कोबाल्ट मोनोऑक्साइड का यूज़ किया जा सकता था, बट हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके साथ यही प्रॉब्लम उभर करके आ रही थी। तो जस्ट ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। ये पॉइंट हैं जो कि आपको पढ़ने थे, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये पॉइंट भी पढ़ते तो भी काम चलता। माइक्रो स्विमर्स हम इन्हें कह रहे हैं क्योंकि ये माइक्रो हैं, बहुत छोटे हैं और इनको स्विम यहाँ पर कराया गया है और ये स्विम करके ही आपके टारगेटेड जगह पर पहुँचेंगे। तो माइक्रो स्विमर्स हैं, ये बने हुए हैं आपके, मैंने बताया PHI कार्बन नाइट्राइड के। इसके अंदर माइक्रो स्विमर्स हैं, इनकी सेल्फ प्रोपेल की प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट के कारण यहाँ पर आएगी। सोलर सेल की तरह यहाँ पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स वगैरह क्रिएट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से आप देखोगे कि माइक्रो स्विमर्स जो है वो मूव करने का काम यहाँ पर करते हैं। ब्लड फ्लूइड की आपको पता है इसके अंदर अगर साल्ट यहाँ पर होंगे तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आप यहाँ पर देखिए। और जो आपके कह सकते हैं माइक्रोबोट्स हैं वो ना तो सेल्फ प्रोपल कर पाएंगे ना ही आगे बढ़ पाएंगे। तो रिसर्चर्स ने इसी बात को यहाँ पर देखा है कि अगर आप PHI कार्बन नाइट्राइड को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर छेद होते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इससे गुजर जाते हैं और ब्लॉक नहीं करते। तो ये आपका मटेरियल इस तरीके से यहाँ पर मदद करता है। इतना पॉइंट याद रखोगे तब भी बतेरा है। इन्होंने टारगेट डिलीवरी इस तरीके से करके भी दिखाई। इन्होंने टेस्टिंग की विद दिस ड्रग, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, समझ में आ चुका होगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, जस्ट ये चीज़ें आपको पढ़नी थी। उसके बाद आगे यहाँ पर आर्टिकल आता है, ये लिखा हुआ है डब्ल्यू बोसोन के बारे में। ठीक है भाई, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, आपने पार्टिकल फिजिक्स का नाम सुना होगा। ओके, अपने आप में फिजिक्स की एक ब्रांच है। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो कॉमन है, ये तो हर एक UPSC के एस्पिरेंट को पता ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और सब पार्टिकल्स भी होते हैं। सब पार्टिकल्स मतलब इन्हीं के ही कुछ और हिस्से यहाँ पर आपके हैं जो कि इनसे भी छोटे होते हैं। उनमें आ जाते हैं आपके लाइक मैसोन पार्टिकल्स हैं, बोसोन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पाई मैसोन आ जाते हैं। फिर इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। UPSC इसमें नहीं जाता, ठीक, UPSC इन पार्टिकल्स में यहाँ पर नहीं जाता। उसने तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछने बंद कर दिए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो बोसोन, मैसोन, इनके बारे में क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है, लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो बोसोन तो हैं ही आपके, बोसोन पार्टिकल्स मान लो कुल मिला के आपने पढ़ भी लिए, तो बोसोन के भी अलग अलग टाइप यहाँ पर होते हैं। लाइक डब्ल्यू बोसोन होते हैं, जेड बोसोन होते हैं, ऐसे ही आपके Z0 बोसोन होते हैं, Z+ बोसोन हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी, ना ही UPSC आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। जनरल साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप इतना अंदर घुस जाओ, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उसको यहाँ पर पढ़ दो। यहाँ से हमें कोई आर्टिकल में कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखो कि हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स में मैसोन, बोसोन टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको यहाँ पर कहते हैं। और बहुत ही मतलब इनका जो कह सकते हैं कि टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब आपको एम्पियर भी होंगे तो बहुत छोटे समय के लिए ये एम्पियर यहाँ पर होते हैं। अब इसके अंदर मैंने बताया डब्ल्यू बोसोन होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर स्टडी हुई है बेसिकली। इससे पूरी पार्टिकल फिजिक्स यहाँ पर चेंज होने वाली है। और यहाँ पर जो है वो आपकी उम्मीद की जा रही थी कि डब्ल्यू बोसोन का जो मास होता है वो कुछ होता है, लाइक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि इनका जो मास पहले सोचा जाता था, लेकिन अब जो स्टडीज़ हुई हैं उसके हिसाब से मास इनका जो है वो कम है, जिसकी वजह से पूरी जो पार्टिकल फिजिक्स है उस पर असर पड़ने के चांसेस यहाँ पर हैं। हमारे UPSC के लिए किसी काम का नहीं, मैंने आपको स्टडी को समझा दिया, आगे बढ़ो। उसके बाद आगे लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि मैंने आपको अभी पिछली ही वीडियो में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जो मिसिंग टेक्स्ट थे उनको प्रेडिक्शन करने के लिए उपकरण तैयार किए गए। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक और काम किया गया है और इसके अंदर में हमने यहाँ पर क्या होगा, MIT और IBM ने साथ मिलकर के एक मेथड यहाँ पर तैयार किया है, जिसके अंदर हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंप्यूटेशनली जनरेट करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर होते हैं उनको इन लैब यहाँ पर जनरेट करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया है। और इसके अंदर हम जो है वो मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम ग्राफ ग्रामर का यूज़ भी करेंगे। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये आर्टिकल आपको स्किप करना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है एडिंग कलर टू आवर लाइफ नेचुरली।
अब ये लिखा हुआ है आपका बेसिकली डाई के बारे में, और यहाँ पर जो नेचुरली वर्ड है इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल को 3 हिस्सों में बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा होगा एंशियंट ग्रीक्स के अंदर में भी और इंडियन टेक्स्ट के अंदर में भी प्लांट डाई का यूज़ है जिसको कहते हैं इंडिगो। ठीक, एंशियंट ग्रीक में इसको इंडिकोन के नाम से जाना जाता है। लैटिन्स भी, रोमन्स भी, सभी इसको यूज़ करते थे, और इंडिगो जो है वो इंग्लिश का वर्ड इसमें ट्रांसफ़र हुआ है। प्लांट का नाम है इंडिगो फेरा, जिससे ही यहाँ पर निकाला जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये नेटिव मिलेगा, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता था। आपको पता होगा इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया के अंदर की जाती थी। प्राइज्ड की बात करें, हाईली प्राइज्ड का मतलब क्या है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, जब आप ये पौधे का नाम मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया जिसका नाम है इंडिगो फेरा। ठीक, इससे आपकी जो लीव्स हैं वो निकाली जाती हैं। उसमें आपका इंडिगन नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर होता है जो कि 0.5% होता है। इस इंडिगन नाम के कंपाउंड्स को हम जब एक्सपोज कराते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए, और यहाँ पर एंजाइम की रिएक्शन जब कराई जाती है, तो हमें यहाँ से जो मिलता है वो कहलाता है इंडिगो, जिसकी कल्टीवेशन इंडिया के अंदर यहाँ पर की जाती थी। और ये जो है वो सिंथेटिक तरीके से, इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, इन चीज़ों को यहाँ पर याद रखो। और या अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों पर हमने ट्रेड किया। इंडिया में जब ये उगाई जाती थी तो यूरोप में ट्रेड होती थी, और इसके प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। सिल्क वगैरह में, पेंटिंग्स में, मोरल्स में, कॉस्मेटिक्स में इस डाई का यूज़ यहाँ पर किया जाता था। सी रूट जब एस्टेब्लिश हुए इंडिया के यूरोप के साथ, तो इंडिगो का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया, और ये इस तरीके से यहाँ पर फैलनी शुरू हुई। डाई जो है वो नाम डाई नेम्ड सुरंजी, ओके, गोट फ्रॉम इंडियन मलबरी, ये दूसरी डाई का नाम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये अलग डाई है, इसका नाम दिया गया है, कहाँ से आती है ये भी दिया गया है। और ब्राइट येलो कलर इसका होता है, लाइक चॉकलेट टाइप का कलर इसका यहाँ पर होता है। और ब्लैक कलर टू कॉटन, ठीक, ये ब्लैक कलर भी मतलब कह सकते हैं कि कॉटन को ब्लैक कलर यहाँ पर देने का काम भी यहाँ पर करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं। ऐसे ही ये पौधा दिया गया है, ये रैग पिगमेंट यहाँ पर देता है जिसका नाम है पुरप्यूरिन। ओके, ये सब चीज़ें हमारी इस तरीके से हैं। अब ये जो पुरप्यूरिन है ये फर्स्ट डाई है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की गई। ऑलराइट, ऐसे ही आपको आगे और मिलेंगे जिसका नाम है सैफिलोवर है, जिसमें इंडिया जो है वो, ऑफ विच इंडिया इज़ टुडे द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑन अकाउंट ऑफ द ऑयल। ओके, और इसके अंदर से आपको कार्थामीन और कार्थामिडीन नाम के जो रेड कलर के पिगमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑरेंज रेड कलर के सिल्क के लिए पिगमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर चलती हैं। फिर सिंथेटिक जो डाइज़ हैं उनका कलर यहाँ पर शुरू हो गया। अब जीन्स की बात कर लेते हैं। अब ये वही जीन्स हैं जो आप मतलब कपड़ों में वाली जो जीन्स होती हैं वो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। जीन्स की बात करते हैं तो सिंथेटिक जो इंडिगो कलर है वो यहाँ पर जीन्स को दिया जाता है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग हर साल 40,000 टन ऑफ इंडिगो जो है वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस की जाती है। सिंथेटिकली जो प्रोड्यूस डाई है उसके साथ दिक्कत ये है कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ता है, और टेक्सटाइल सेक्टर से निकलने वाला ये जो सिंथेटिक डाई है ये एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर बनता है, क्योंकि बहुत सारी जो सिंथेटिक डाई हैं वो पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स यहाँ पर बनाई जाती हैं, जिस तरीके से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस इतना पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि हाँ भाई, डाई वगैरह के ज़रिए भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिगो की, इंडिगो इज़ बाइट्स इटसेल्फ इज़ नॉन टॉक्सिक। ठीक है, ये वातावरण को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती अगर नेचुरली इसको यहाँ पर आप यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, और इसके कारण आपको यहाँ पर मिलेगा कि फैब्रिक में इसको यहाँ पर फिक्स नहीं किया जा सकता। ओके, फैब्रिक में फिक्स नहीं की जाती क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो आप जीन्स वगैरह इससे यहाँ पर आप नहीं बना सकते। सेम पेयर ऑफ जीन्स रिक्वायर 102 लीटर ऑफ वाटर। देखो ये सब चीज़ें यार जीन्स के ऊपर यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, ठीक, थोड़ा देखो यूपीएससी कहाँ पूछेगा इनके बारे में, क्या नहीं पूछेगा, तो वही ये तेज़ी से निकलने की कोशिश हो रही है। रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर चलती हैं। बस एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, एनवायरमेंटल कॉस्ट सिंथेटिक डाई की ज़्यादा आती है कंपेयर टू द नेचुरल डाई। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल डाई की यहाँ पर बात हुई है। नेचुरल डाई आप अलग अलग हर्ब से निकाल सकते हो, शरब से निकाल सकते हो, ट्रीज से यहाँ पर निकाल सकते हो। एक पद्मश्री थे जिनका नाम था वेंकर, जो कि आईआईटी कानपुर से थे, उन्होंने भी यही काम किया। नेचुरल डाई एक्सट्रैक्शन को यहाँ पर इन्होंने बढ़ावा दिया, और इस तरीके से हम जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है नेचुरल डाई का, उसको यहाँ पर थोड़ा सा जो सिंथेटिक कह सकते हैं कि
डाई का इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं नेचुरल डाई का यूज़ अगर हम करें। साफ साफ लिखा हुआ है द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डाई इज मच लेसर देन डेट ऑफ द इक्विवेलेंट्स ऑफ सिंथेटिक डाई। ओके, तो ये चीज़ें हैं। कुछ पौधों के बारे में जिक्र किया गया है जिनसे हम नेचुरल डाई निकाल सकते हैं। लाइक आप देख सकते हो नेपाल बारबेरी का यूज़ है, वाइल्ड कैना का बारे में जिक्र है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में जिक्र है। इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट को हिंदी में पलाश यहाँ पर कहा जाता है। ओके, ऐसे ही इसको महोनिया ये सब कहा जाता है, जाने की ज़रूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम है अपातानी ट्राइब। ओके, इस प्लांट को यूज़ करती है अपने कपड़ों को भी रंगने में। ठीक, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। नेपाल बारबरी इसका नाम है। तो ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ से पढ़नी है, बाकी आप इसको इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। एनवायरमेंटल कॉस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताई, नेचुरल डाई के द्वारा अगर आप करोगे तो एनवायरमेंटल कॉस्ट कम आएगी, लेकिन अगर आप सिंथेटिक के जरिए इस काम को करोगे तो एनवायरमेंटल कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक कंपाउंड यहाँ पर रिलीज होंगे वो वाटर बॉडीज़ के अंदर में जाएंगे और मैराइन इकोसिस्टम को तबाह करेंगे, जिससे बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन वगैरह के जरिए फूड सिस्टम में ये जो सिंथेटिक डाई के पार्टिकल्स हैं वो एंटर करेंगे और फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। सिंपल से पॉइंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से आर्टिकल को ख़त्म करना था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ओके, बस मीडियम साइज़ का भी नहीं है बेसिकली। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से ख़त्म करोगे। ये आपकी पूरी जो है वो यहाँ पर हुई। आर्टिकल यही काम के थे, बस इतना ही आपको यहाँ पर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।